बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका ख़ादम आला, बल्कि ख़ादम अदना, ख़ादम आला तो एक ही हैं, सॉरी, वो तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, मैं ख़ादम अदना हूँ आपका। तो आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मौजू सबसे बड़ा तो जो है वो करोना ही है और करोना पे बात होगी और करोना पे मुसलसल जो है वो डे फर्स्ट से हम बात करते चले आए हैं और आज जो ये अपनी पीक की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, आज उस पे बात होगी। हमने मार्च के अवाइल में जो है वो ये बताया था कि करोना के तकरीबन उस वक्त जो ग्राफ आ रहा था वो ये था कि तकरीबन 400 से 500 फिर 700 लोग इफ़ेक्ट हो गए, लेकिन हमने क्लियर बताया था कि आपके 22 से 25 हज़ार लोग इफ़ेक्ट हो चुके हैं। ये मार्च के फर्स्ट वीक की बात है। उसके बाद जो है ये ग्राफ जो है ये हर 8 दिन 10 दिन के बाद जो है ये डबल हो जाता है, क्योंकि एक आदमी जब 3 आदमियों को कन्वर्ट करता है, फिर 3 9 को करता है, 9 27 को करता है, तो बड़ी तेज़ी से ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारे किट्स की सहूलत जो है वो उस तरह से नहीं थी और टेस्ट जो है वो बड़े महदूद होते थे तमाम सूबों में, तो इसलिए जो है वो सही तादाद जो है वो उस वक्त हम जो है वो इंटीमेट नहीं कर पाए। हमें तो इल्म था, हम बता रहे थे, लेकिन हुकूमत जो है वो खामोश रही और कोरोना के पहले मरीज़ की डेथ के तकरीबन वफाक जो है वो हरकत में आता है 15 दिन के बाद और 18वीं तरमीम के तहत सूबे जो हैं उसमें सिंध जो है वो सबसे पहले जो है वो आगे बढ़ के जो है वो मामलात को देखता है और मामलात को करने की कोशिश करता है और जो है वो कोरोना के साथ वो नबर्द आज़मा हो जाता है। उस पर उन पर क्रिटिसिज्म भी आया, बहुत सारी चीज़ें हुई और हमने ये कहा कि चूँकि सिंध जो है वो करप्शन वहाँ पे सरायत कर चुकी है, उनकी घुट्टी उनके खून के अंदर, और उनका जो जहाँ से तमाम ताकत का सरचश्मा जो है वो जहाँ बैठा हुआ है बिलावल हाउस में, तो उन्होंने अपने पल्ले से वहाँ पे जो है वो मामलात नहीं पहुँचाने होते। वो इन्हीं सरकारी जो फंड्स होते हैं, जो मामलात होते हैं, उसी में से वो काट के जो है वो बिलावल हाउस को 70-80% का शेयर जो है वो पहुंचाते हैं और उसके बगैर ना वो हुकूमत में रह सकते हैं, ना वो वजारत आला पे रह सकते हैं, ना वो वजारतों में रह सकते हैं। इसलिए उनकी ये मजबूरी है, वो वहाँ पे ये सब कुछ हुआ। उसका जो है एक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे जो है वो करप्शन को जो है वो बेनकाब किया और हिसाब भी मांगा और वफाक से भी मांगा, क्योंकि वफाक में भी यही मामलात हो रहे थे और मिसमैनेजमेंट ज़्यादा थी और वही आधा तीतर आधा बटेर। और मैंने बार बार कहा कि ये 47 दिन के बाद जब आपने इसको स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया और उसके बाद लॉकडाउन को उठाया, तो मैं बार बार उस वक्त भी ये कहता रहा कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। जितना जरासीम जरसूमा यहाँ पे आ चुका है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, अमवात की शरह भी बढ़ेगी और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि जितना जो तखमीना हमने लगाया हुआ था वो तकरीबन, मेरे तखमीने में ये तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें इफ़ेक्ट होते थे। और उसके बाद जो अमवात है, अगर 1% या 1.5% भी आप जो है वो लगाते हैं तो उससे भी जो है वो 20 लाख 18 लाख लोग जो है वो मौत के मुंह में उन्होंने चले जाना था। लेकिन अल्लाह का एक एहसान है, अल्लाह पाक परवरदिगार ने रमज़ानुल मुबारक का महीना भी बीच में आया, एक तहारत और पाकीज़गी जो है वो आई लोगों में और जो है वो इसका ग्राफ जो है उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से इसको बढ़ना चाहिए था। अब भी ग्राफ जो है ये अगले 5 से 7 रोज़ में ये दुगना हो जाएगा और दुगना होने के बाद ये ना तो मैं कोई डरा रहा हूँ, ना सरासीमगी फैला रहा हूँ और ना मैं कोई ऐसी खबर दे रहा हूँ जिससे लोग जो है वो खौफजदा होके तो वो कहें कि जी ये गलत फिगर दे रहे हैं। ये बिल्कुल, ये फिगर आप देख लेंगे, ये 5 से 7 दिन के बाद जो है ये आपका जो आज 70-75 हज़ार पे गया हुआ है 80 के करीब, ये डबल हो जाएगा। और इसी तरह से अमवात जो हैं वो भी जो है अगर 70-75-80 के जो है वो अदद में घूम रही हैं, वो भी तकरीबन 100 से ऊपर रोज़ाना क्रॉस कर जाएंगी। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि मैं बार बार कहता रहा कि इस कौम को जो बावर करवाता रहा और हुकूमत को भी और रियासत को भी कि खुदा के लिए पहले दिन से इमरजेंसी लगाते,
और ये तमाम मामलात जो है 245 के जो इख्तियारात हैं, फ़ौज को ये तमाम इख्तियारात सौंपते, पुलिस का पूरा थाना एक नाके पे खड़ा हो जाए, आप लोगों को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की पाबंदी नहीं करवा सकता वो, क्योंकि उनकी कीमत सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये है पुलिस की। और अगर एक सिपाही जो है, एक सोल्जर आर्मी का खड़ा हो जाए तो लोग जो है वो खुद ब खुद जो है वो लॉ अबाइडिंग हो जाते हैं। आप देखिए, हम गाड़ी को इधर उधर बाएं दाएं से निकालते हुए, स्क्रीचेस मारते हुए जूं ही मोटरवे पे चढ़ते हैं तो हम बिल्कुल जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाते हैं। हम अपनी लेन का भी ख्याल करते हैं, हम अपनी स्पीड को भी 120 से ऊपर नहीं जाने देते, इसलिए कि वी आर नॉट मुसलमान, वी आर मुसलमान। हम डंडे को मानने वाले हैं। जब पता है कि यहाँ पे डंडा जो है वो मोटरवे पुलिस जो है वो नहीं छोड़ेगी, चाहे आईजी मोटरवेज ही क्यों ना हो, चाहे वजीर ही मैं क्यों ना हूँ, तो वहाँ पे जाके लॉ अबाइडिंग हो जाते हैं। इस्लामाबाद में भी जो है वो आप मास्क की पाबंदी करवा सकते हैं, लेकिन बाकी शहरों में जहाँ पे आबादियाँ जो हैं वो गुंजान हैं, वहाँ पे आप मास्क की पाबंदी नहीं करवा सकते। और जिस तरह से लाहौर को ले लें, यहाँ पे राजा बाज़ार को ले लें, यहाँ पे कश्मीरी बाज़ार को ले लें, और जो बाज़ार हैं जहाँ पे रश होता है वहाँ पे ले लें, आप नहीं करवा सकते किसी सूरत में। ये कौम को सोचना होगा, ये कौम को जो है वो अपने बच्चों की खातर, अपने मुस्तकबिल की खातर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर सोचना होगा कि अगर एक बाप, एक भाई, एक बुज़ुर्ग जो है या एक बंदा घर का जो है वो अगर कोरोना का वायरस लेके घर जाता है तो उससे पूरा घर जो है वो मुतासिर हो सकता है। अभी एक रेडियो पाकिस्तान की एक न्यूज़कास्टर जो हैं हुमा, उनको कोरोना हुआ, वहाँ से उनकी बहन को मुंतकिल हुआ, उनकी मदर को मुंतकिल हुआ, उन्होंने ख्याल नहीं किया। आज मैं कल देख रहा था कि हुमा भी जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह को प्यारी हो गई, उनकी वालदा की भी डेथ हो गई और उनकी बहन की भी डेथ हो गई। इसी तरह से हमारे एक बड़े अच्छे प्यारा जो है वो बरखुरदार हमारा डीएसपी जो है उमर डोगर, अपना आमिर डोगर, वो भी जो है वो इसी तरह से लोगों को मिलता रहा और वो कहता रहा कोरोना कोई चीज़ नहीं है। कोरोना भाई पुलिस वालों को भी लगता है, वर्दी वालों को भी लगता है, सबको लगता है। खुदारा सब लोग एहतियात करें और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, और बसों में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये आप जो है इसको सख्ती से अमल करवाएं कि कोई पैसेंजर जो है वो मास्क के बगैर ट्रेवल ना करे, कोई पैसेंजर जो है वो सैनिटाइज जो करना जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी तरह से बाज़ारों में जो आपने नाफिज किया है कि भाई कोई बंदा जो है वो मार्केट में, कोई दुकानदार जो है वो किसी भी ऐसे कस्टमर को डील नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा जिसने मास्क ना पहना हो, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर शॉप पे आप पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकते, यहाँ पे लोगों को भी तावन करना होगा, और लोग भी अगर तावन करेंगे तो हुकूमत जो है और रियासत जो है वो इससे नबेरदाजमा हो सकेगी। अब दूसरा जो हम आते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ, और पाकिस्तान की सियासत में जो जो बातें और जो जो मामलात चल रहे हैं उस पर भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ईद की छुट्टियां हमारा पूरा अमला जो है वो अपने नेटिव्स की तरफ गया हुआ था। तो आज हम ईद के बाद पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत सी ख़बरें, बहुत सी अफवाहें छुट्टियों में भी, और बहुत से मामलात जो हैं वो गर्दिश करते रहे, और यहाँ पे जो जो भी मामलात हुए उनमें कुछ इश्यूज़ थे, कुछ नॉन इश्यूज़ थे, और नॉन इश्यूज़ पे ज़्यादा जो है वो चैनल्स पे जो है वो भरमार रही मामलात की, लेकिन हम उन नॉन इश्यूज़ पे बात नहीं करते। हम अच्छी सजेशंस देते हैं हुकूमत को भी और रियासत को भी। हम जब ख़ित्ते के हालात को देखते हैं, और जिस तरह से चाइना जो है वो 60 किलोमीटर जो है वो इंडिया के अंदर उसके इलाके जो है वो फ़तह कर चुका है, तो वो लद्दाख तक आ गया है, और बाकी भी जो मामलात हैं, नेपाल के मामलात हैं, बाकी और जो है वो उनकी रियासतें हैं छोटी छोटी, उनके मामलात हैं, तो ख़ित्ते की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। चाइना और अमेरिका में अगर प्रॉक्सी वार भी होती है और इंडिया जो है उसमें सख्त नहीं है, ताब नहीं है चाइना को झेलने की, तो लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो जो है वो कहते हैं कि वो पंजाबी में कि गिरा गधे से और गुस्सा कुम्हार पे, तो ये गुस्सा जो है ना मोदी साहब अल्टीमेटली ये हम पे निकलेगा, और हम तैयार बैठे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो बिल्कुल खुली आंख के साथ, खुले दिमागों के साथ, और कलमा शहादत के ज़ेर असर वो बिल्कुल तैयार बैठी हैं। हर हमारा सोल्जर जो है वो शहादत की आरजू लेके इस वक्त जो है वो आंख बंद किए बगैर, आंख झपके बगैर वो जो है वो सरहदों पे खड़े हैं,
और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी है, अपनी फ़ौज के सिपह सलार के पीछे खड़ी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मुल्क के अंदरूनी जो साजिशें और जो मामला चल रहे हैं, ये इन हालात में नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पे कौम को, मुल्क को, वफाक को, सूबों को एक पेज पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं हुआ। सूबे जो हैं वो वफाक के साथ जो है वो तावन नहीं कर रहे, वफाक के साथ चलने को तैयार नहीं हैं, और जो हुकूमत है उसमें स्टेट क्राफ्ट में ऐसे लोग बैठे हैं जो प्रोफेशनल नहीं हैं, जो पॉलिटिशियन नहीं हैं, जिनको स्टेट क्राफ्ट चलाने का तजर्बा नहीं है, जिनको स्टेट क्राफ्ट जो है वो मामलात को आगे बढ़ाने का और सूरत हाल को देखने का इदराक नहीं है। यहाँ पे जाहिलों की और बिल्कुल जो है वो एक नॉन प्रोफेशनल्स की टीम बैठी हुई है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो 50 जो फिर मैं बार बार कह जाता हूँ शेरूज़ जो बैठे हुए हैं, वो कोई एक भी उनमें जो है वो इदराक नहीं रखता। एक दो के अलावा जो एक मंजे हुए पॉलिटिशियन थे, शाह महमूद कुरैशी साहब बीच में बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं, बाकी लोग जो है वो स्वाय शरारतें करने के और इमरान खान की टांगें खींचने के और सूबों को आपस में जो है वो लड़ाने के, और उनके पास कोई टास्क नहीं है। और इसलिए अब ये मैं बार बार कहता रहा, हर प्रोग्राम में कहता रहा कि ये निज़ाम जो है ये गिर चुका है, ये जा चुका है। जो -1 का जो राज दफन करके बैठे हुए थे परवेज़ अलाई साहब अपने सीने में, वो -1 हो चुका है। वो इमरान खान साहब इररेलेवेंट, असेंबली इररेलेवेंट, सेनेट इररेलेवेंट, आपकी कैबिनेट इररेलेवेंट, कहीं नज़र आ रही है आपको? आपको 8 दिन के बाद जो है वो अपना इजलास नज़र आया है नेशनल डिज़ास्टर वाले, जिसमें और फौजी बैठे हुए थे, और असद उमर साहब की ज़ेर सदारत जो है वो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल का इजलास नज़र आया है। उससे पहले कहाँ वज़ीर हैं? जब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का चेहरा टीवी पे आता है, लोग नफ़रत के साथ टीवी से मुंह मोड़ते हैं। जब खुसरो बख्तियार का चेहरा सामने आता है, लोग नफ़रत से मुंह मोड़ते हैं। आप खुदा के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें। आपकी जमात की आस्तीनों में बुत हैं, इनको जो है इन पर नज़रसानी करें। और मैं बार बार कहता रहा कि टेक्नोक्रेट्स की जो फ़ौज आपने भर्ती की हुई है और ये बाहर से जो इंपोर्ट करके आप अपनी ATM मशीन्स लाए हैं इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब आपके ख़िलाफ़ जितनी साजिश तैयार हो चुकी है, और दूसरा आपका केस जो है फॉरेन फंडिंग वाला वो भी खुल चुका है। सारी ज़िंदगी आपने फंडिंग ली है, और आपने जहाँ से फंड्स लिए हैं, जिन लोगों ने दिए हैं, अब वो 400 सफ़े के हिसाब के खाते लेके वो आपके सामने आज या कल बैठने वाले हैं। वो बताने वाले हैं कि हमने PTI को क्या दिया, हमने इमरान खान को क्या दिया। जब ये सारी चीज़ें तश्तज़बाम होंगी, आप इखलाकी जवाज़, मैं पहले भी कहता हूँ, वो भी खो चुके हुए हैं, आप आइनी जवाज़ भी खो चुके हुए हैं। अब यहाँ रियासत की जिम्मेदारी है कि देखना है कि इस निज़ाम को जो है वो चलाना है, या रियासत जो है वो अपना जो है वो एक्शन लेती है और रियासत जो है वो आगे बढ़ती है। क्योंकि पाकिस्तान की नज़रियाती और जुग्राफियाई सरहदें जो हैं वो हर हुकूमत से, हर सियासी जमात से ज़्यादा अजीज़ हैं। एक ही नारा होना चाहिए, और फ़ौज का एक ही नारा है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। और अब पाकिस्तान कम्स फर्स्ट अगर होगा तो आगे बात बढ़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि ये निज़ाम जो है ये बोसीदा है, ये बदबूदार है, इसमें करप्शन को आप नहीं रोक सकते, इनमें इन कार्टल्स का आप रास्ता नहीं रोक सकते, ये ब्लैकमेलर्स हैं, इनके होते हुए पाकिस्तान ये मुमलकत खुदादाद आगे नहीं बढ़ सकती। लिहाजा यहाँ पे फौरी तौर पे जो है इमरान खान, तुम जा तो रहे ही हो, और बेहतर ये है कि वो 100 जूते 100 प्याज ना करना। और मैंने उस वक्त जो ये खबर दी थी कि इमरान खान ने समरी भेज दी है आरफ अलवी को असम्बलियाँ तोड़ने के लिए, तो पूरे मुल्क में कोहराम मच गया था। पूरे आपके गवर्नर्स, आपके तमाम वज़रा, तमाम आपकी कैबिनेट, तमाम आपके MNA MPAs और तमाम लोग हिल गए थे कि ये खबर जो है ये कैसे बाहर निकली कि आपने समरी भिजवा दी है। तो वो समरी आज भी मैं कायम हूँ कि वो समरी आरफ अलवी के पास मौजूद है, और वो समरी आपने भिजवाई थी, उस समरी पे अब दस्तखत करवाएं, ये बजट दें, कोरोना ज़दा बजट दें, उसके बाद जो है वो बजट पे बहस करवाएं। और जून का महीना जो है वो आप पे भारी है, और उसके बाद जुलाई जो है वो तब्दीली का महीना है, और
ये निज़ाम पूरा जा रहा है और इस निज़ाम को जो है वो लपेटना ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ 22 करोड़ में से 22 बंदे, 22 टेक्नोक्रेट सादिक और अमीन हकीकी मानों में पूरे कौम के अंदर मौजूद हैं। एक एक शख्स मौजूद है और मुझे यह भी पता है, आज ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं आपको, कि अगर -1 फार्मूला होता है असेंबली में तो मुझे उस शख्स का नाम भी पता है जो -1 के ऊपर आपके ऊपर आ रहा है। और लेकिन आपको यह कबूल नहीं होगा, यह मैं जानता हूं कि आप -1 को हरगिज कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक जिद्दी, घमंडी और खुद फैसला साज हैं। आपके इर्द गिर्द जो शेरूज हैं, आप कानों के कच्चे हैं। मेरी बातों का प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नोटिस लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। और ये असेंबली, ये निज़ाम जो है ये आप खुद गिरा दें और खुद गिरा के जो है वो दावत दें, एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए और वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट टेक ओवर करे। ये पैसे जो आपने इनको जेलों में डाला, वो विक्ट्री के निशान बनाते हुए आपकी तज़हीक करते हैं बाहर आके। वो अंदर जाते हैं तो नैब भी उनकी, अदालतें भी उनकी और तमाम निज़ाम उनके, ब्यूरोक्रेसी उनकी। आपसे ज़्यादा जो है वो नैब उनको खबरदार रखती है। नैब उनको बताती है कि जनाब आज ये करवा लें, खुद रस्ते देते हैं वहाँ के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको। तो ये कैसे चलेगा? और मैं मुल्तमस हूँ, मैं इल्तमास करता हूँ हाथ जोड़ के जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब आपसे, कि खुदा के लिए वक्त जो है वो रेत की तरह मुट्ठी से निकलता चला जा रहा है। पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को बचाना है, पाकिस्तान के जोग्राफिया को अगर आपने बचाना है। मैं जानता हूं कि आप चमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट जो है उस पर आप खड़े हैं। किसी वक्त भी जो है वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया जो है वो आप पे झपट पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के अंदर के हालात को भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। और आपको ये भी देखना होगा मुल्क अंदर से जो है वो कौम जो है वो आपके साथ खड़ी है। आप फैसला साजी में देर ना करें और फैसला लें। और ये कौमें और लीडर्स फैसला लेते हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है मुमलिकत की, हुकूमत की और तमाम मामलात की, उनको बाज़-औक़ात फ़ैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तो खुदा के लिए मखलूक़ खुदा तो मिट चुकी है। मखलूक़ खुदा तो जो है वो ख़त गुरबत से तकरीबन 24% नहीं, 25% नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब इस वक्त तकरीबन 70-80% लोग जो है वो ख़त गुरबत के नीचे जा चुके हैं। खुदा के लिए इन गरीबों, इन महकूमों का ख्याल कर लीजिएगा। अगर ये भूख अफलास से तंग आकर खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए तो हर दफ़ा ही करबला में हुसैन ने शहीद नहीं होना, किसी वक्त यजीद की भी बारी अब आएगी। तो आप खुदा के लिए तवज्जो दीजिएगा, नहीं तो मैं सड़कों को के ऊपर खून बहता हुआ देख रहा हूं। मैं इनके बड़े बड़े 200 कनाल के बेंगलोज के अंदर जो है वो जत्थे घुसते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि लोग इनके सरों को काट के सड़कों पे इनके सरों से फुटबॉल खेलेंगे। तो इस खूनी इनकलाब से कौम को बचाएं। इस भूखे नंगे लोगों को जो है वो यहां तक ना जाने दीजिएगा कि वो इस हद तक चले जाएं कि ये सड़कें जो है ये खून आलूद हो जाएं। मेरी इतनी ही आज इल्तजा थी और आपसे जो है और हुकूमत से भी मैं मुल्तमस हूँ कि खुदा के लिए होश के नाखून ले लें और अपना किबला दुरुस्त कर लें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि वक्त महदूद होता है और आज हम प्रोग्राम कुछ और भी ज़्यादा लंबा कर गए हैं जज्बात में आके। लेकिन ये एक पाकिस्तानी की आवाज़ है, ये एक बूढ़े की चीख है जो इमरान खान के कानों तक पहुँचनी चाहिए, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कानों तक पहुँचनी चाहिए। मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि यहाँ पे मैंने तमाम असम्बलियाँ टूटती बनती, कई दौरे हुकूमत, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम किया है, मैंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो है वो काम किया है, मैंने तमाम जो है वो मामलात को देखा है, मैंने पाकिस्तान को बनते चलते अपने घर के अंदर देखा है। तो मैं इसलिए जो है वो चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ कि खुदा के लिए जो है वो पाकिस्तान जो है इसको अब एक ही नारा, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपने होस्ट शहजादा आलमगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।